नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की आज़ादी के सफ़र की और ख़ास तौर पर उन 4 दशकों की 1904 से लेकर 1947 तक जिन्होंने वाकई में हमारे देश का भविष्य तय कर दिया। तो इस पूरे काफ़ी बड़े इतिहास को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। हम देखेंगे कि कैसे आज़ादी का ये आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ा और मजबूत होता चला गया। ये जो टाइमलाइन है ये हमारे सफ़र का एक तरह से नक्शा है। इससे साफ पता चलता है कि कैसे छोटी मोटी शुरुआती आवाजें धीरे धीरे एक पूरे देश के आंदोलन में बदल गईं और इसकी रफ्तार हर दशक के साथ तेज होती गई। तो चलिए सफर शुरू करते हैं पहले दौर से। ये वो वक्त था जब अंग्रेजों की कुछ पॉलिसियों ने शायद अनजाने में ही राष्ट्रवाद की चिंगारी को हवा दे दी। 1905 का साल और एक बहुत बड़ा फैसला आया, बंगाल का बंटवारा। अंग्रेजों ने कहा, अरे ये तो बस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, प्रांत बहुत बड़ा है। लेकिन यहां लोगों को लगा कि ये तो बांटो और राज करो वाली चाल है, एक सीधी कोशिश हिंदुओं और मुसलमानों को अलग करने की, ताकि देश की एकता टूट जाए। और बस इस एक फैसले ने जैसे पूरे देश में एक तूफान ला दिया। स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया, लोगों ने अंग्रेजी सामान का बाइकॉट करना शुरू कर दिया। इसी माहौल में मुस्लिम लीग भी बनी और तो और कांग्रेस के अंदर भी फूट पड़ गई कि अब आगे करना क्या है। ये जो फूट पड़ी वो कांग्रेस के अंदर ही थी। एक तरफ थे नरम दल के नेता जो सोचते थे कि अर्जियों से, बातचीत से धीरे धीरे बदलाव आएगा, और दूसरी तरफ थे गरम दल के नेता जो कहते थे कि नहीं, अब सीधी कार्रवाई का वक्त है। अब जब माहौल इतना गर्म हो गया तो अंग्रेजों ने इसे शांत करने के लिए 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स लाए। पर इसमें एक ऐसी चीज थी जो बहुत विवादों में रही, मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी अलग चुनावी क्षेत्र। इस एक कदम ने समाज में बंटवारे की खाई को और भी चौड़ा कर दिया। लेकिन देखिए, इतनी फूट के बीच भी 1916 में उम्मीद की एक रोशनी दिखी, लखनऊ पैक्ट। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक साथ आए और अंग्रेजों के सामने मिलकर अपनी मांगें रखीं। ये उस वक्त की एक बहुत बड़ी और ताकतवर एकता थी। और अब हम आते हैं दूसरे दौर में। ये वो दौर है जब महात्मा गांधी भारत आए और आते ही उन्होंने आज़ादी की लड़ाई का पूरा नक्शा ही बदल दिया। जो लड़ाई पहले कुछ पढ़े लिखे लोगों तक सीमित थी, उसे उन्होंने हर घर, हर आम इंसान तक पहुंचा दिया। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ रहा था, ब्रिटिश सरकार और सख्त होती जा रही थी। 1919 में वे एक बहुत ही कड़ा कानून लेकर आए, रॉलेट एक्ट। सोचिए, इस कानून के तहत सरकार किसी को भी बिना मुकदमे के जब तक चाहे जेल में रख सकती थी। जाहिर है, पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई और ये गुस्सा सड़कों पर दिखाई देने लगा। लोग विरोध करने लगे। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भी ऐसा ही एक शांतिपूर्ण विरोध हो रहा था जब ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे लोगों पर बेरहमी से गोलियां चला दी। ये हत्याकांड भारतीय इतिहास का एक ऐसा काला दिन है जिसे कोई नहीं भूल सकता। पूरे देश में जो गुस्सा और दुख था, गांधी जी ने उसे एक नई दिशा दी। 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। ये पहला ऐसा आंदोलन था जो पूरे देश में फैला। इसका मकसद सीधा था, अंग्रेजी हुकूमत के साथ किसी भी तरह का सहयोग न करना। लेकिन फिर 1922 में एक घटना हुई। चौरी चौरा में एक प्रदर्शन हिंसक हो गया और गांधी जी, जो अहिंसा को सबसे ऊपर मानते थे, उन्होंने फौरन पूरा आंदोलन रोक दिया। हाँ, इस फैसले से बहुत लोग निराश हुए, पर यह गांधी जी के अपने उसूलों पर टिके रहने का एक बड़ा सबूत था। असहयोग आंदोलन के रुकने के बाद कुछ समय के लिए एक शांति सी छा गई। ये एक तरह से सोचने समझने का वक्त था और इसी सोच विचार से जल्द ही एक नया और भी बड़ा लक्ष्य सामने आया। देखिए, कई सालों तक हमारे नेताओं की मांग क्या थी? डोमिनियन स्टेटस, मतलब हम अपना शासन खुद चलाएंगे लेकिन रहेंगे ब्रिटिश साम्राज्य के ही हिस्से, जैसे उस वक्त कनाडा या ऑस्ट्रेलिया थे। लेकिन अंग्रेज इस पर टालमटोल कर रहे थे। तो फिर आया 1929 का ऐतिहासिक लाहौर सेशन। कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया, अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब चाहिए पूर्ण स्वराज, मतलब पूरी मुकम्मल आज़ादी। और इसी ऐलान के साथ शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसकी शुरुआत हुई मशहूर दांडी मार्च से, नमक कानून तोड़ने के साथ। और एक तरफ यह आंदोलन चल रहा था तो दूसरी तरफ लंदन में गोलमेज सम्मेलन भी हो रहे थे, यानी बातचीत भी जारी थी। और अब हम आ पहुंचे हैं आज़ादी की लड़ाई के आखिरी और सबसे तेज दौर में। एक ऐसा दौर जहां आज़ादी के मांग से कम कुछ भी मंजूर नहीं था। साल था 1942 और गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो। शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। ये अंग्रेजों के लिए एक साफ और आखिरी संदेश था कि अब भारत छोड़ो हमेशा के लिए।
दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों को भी ये बात समझ आ गई थी कि अब वो भारत पर राज नहीं कर सकते। तो आखिरी के कुछ साल बहुत तेजी से निकले, बस बातचीत और मिशन की सत्ता कैसे सौंपी जाए। और आखिरकार दशकों की लड़ाई के बाद 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत आज़ाद हुआ। लेकिन इस आज़ादी के साथ एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी, देश का बंटवारा। और भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बने। ये पूरा सफ़र हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आज़ादी का ये रास्ता जो एक ही दुश्मन के खिलाफ मिलकर शुरू हुआ था, उसमें एकता भी थी और बंटवारा भी। ऐसा क्यों हुआ? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आज़ादी की इस पूरी कहानी की उलझी हुई विरासत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।